बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 9 की पढ़ाई से करते हुए विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का पार्ट शांति के प्रयास को और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ निर्माण उद्योग को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, द्विमीय तथा त्रिविमीय ज्यामिति और अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति को यदि हम तोड़ कर देखें तो यह बनेगा त्रि यानी 3, विमा यानी आयाम या फिर डायमेंशन। तो आइए पहले इस विमा को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा घर और स्कूल, उनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और वह सीधे सीधे एक ही लाइन में पड़ते हैं। तो यहां विमा हुई 1। अब मेरे दोस्त का घर और स्कूल, अब उनके बीच का रास्ता कुछ इस प्रकार है, यानी मुझे 2 बार दिशाएं बदलनी पड़ रही हैं। दूरी 2 किलोमीटर ही है, लेकिन यहां विमा हुई 2 और अंत में ज्यामिति यानी रेखा गणित या ज्योमेट्री। दोस्तों, हमने द्विमीय ज्यामिति तो काफी पहले से ही पढ़ी है, यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एक्सिस। तो यहां 4 चतुर्थ भाग यानी 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। अब दोस्तों, जो पहला क्वाड्रेंट है वह एक्स वाई तल कहलाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट माइनस एक्स वाई तल, क्योंकि वह नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा चतुर्थ भाग यानी तीसरा क्वाड्रेंट माइनस एक्स माइनस वाई तल, क्योंकि यह माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच में पड़ता है। उसी प्रकार चौथा क्वाड्रेंट एक्स तथा माइनस वाई एक्सिस के बीच में पड़ता है। अब दोस्तों, हम इन क्वाड्रेंट्स के साइंस को देखते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस यानी दोनों एक्स और वाई एक्सिस पॉजिटिव, दूसरा माइनस प्लस क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस यानी दोनों एक्स और वाई एक्सिस नेगेटिव, तथा चौथा क्वाड्रेंट प्लस एक्स और माइनस वाई यानी प्लस माइनस। अब आइए त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ें। त्रिविमीय ज्यामिति में 3 एक्सिस होंगी, यानी तीसरी एक्सिस z एक्सिस, जो कि तीसरे आयाम को दर्शाएगी। आप बहुत ध्यान दीजिए कि त्रिविमीय ज्यामिति की तीसरी आयाम की दिशा आपके बनाए हुए पेज के चित्र से बाहर की तरफ जाती है। दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति को आप इस चित्र से बेहतर समझ सकते हैं, जहां ये घनाभ या क्यूबॉइड 3D फिगर होने के कारण अपने निर्देशांक तीनों एक्सिस में दिखाता है, यानी
इस क्यूबॉइड के निर्देशांक x, y और z एक्सिस तीनों में होंगे। यहाँ O यानी ओरिजिन मूल बिंदु को कहते हैं। दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार द्विमीय ज्यामिति में 4 चतुर्थभाग होते हैं, उसी प्रकार त्रिविमीय ज्यामिति के 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में यानी 8 अष्टाश में बांटते हैं। तो दोस्तों, द्विमीय ज्यामिति में हमारे पास 4 चतुर्थभाग हुए तथा त्रिविमीय ज्यामिति में हमारे पास 8 अष्टाश हुए, जिन्हें हम अंग्रेजी में ऑक्टेंट्स कहते हैं। आइए अब अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक को पढ़ते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। हमारे पास x, y, z 3 एक्सिस हैं। पॉइंट O जो कि मूल बिंदु है और एक अन्य पॉइंट P जिसके निर्देशांक x, y और z हैं। यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0 हैं क्योंकि x, y और z तीनों 0, 0 और 0 हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि यदि अंतरिक्ष में कोई बिंदु P x, y, z है तो y, z, z x तथा x, y तलों से डिस्टेंस या दूरी x, y और z होगी। अतः x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए x, 0, 0 मतलब x एक्सिस में अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो वहां y और z के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक सदैव 0 होंगे। उसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, y, 0 और z अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, 0, z। और एक और बात ध्यान दीजिए कि yz तल में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, y, z। अब यह yz तल है yz प्लेन, यानी अगर कोई भी बिंदु केवल yz प्लेन में पड़ेगा तो वहां x के निर्देशांक 0 होंगे। अब यह बहुत जरूरी है कि आप यह समझें कि xy तल में z के निर्देशांक सदैव 0 होंगे, यानी वहां किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, 0। उसी प्रकार yz तल में x के निर्देशांक 0 होंगे, यानी 0, y, z। और ठीक उसी प्रकार zx तल में y के निर्देशांक हुए 0, यानी x, 0, z। अब जैसा कि हमने पढ़ा, त्रिविमीय ज्यामिति में 8 अष्टाश हैं और एक बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह उस अष्टाश को निर्धारित करते हैं जिसमें बिंदु स्थित होता है। निम्नलिखित सारणी 8 अष्टाशों के निर्देशांकों के चिन्ह दर्शाती है। दोस्तों, आप ये सारणी ध्यान से समझिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि इस पे आधारित हम आगे उदाहरण करेंगे, तो आपको यह याद हो जानी चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, द्विमीय तथा त्रिविमीय ज्यामिति और अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। अगली वीडियो पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे तथा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, श्वसन के अंग जिसमें हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। परिचय, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को क्रियाविधि संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वासन यानी ब्रीदिंग, सामान्यतः श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। यह श्वसन के कारण है। श्वसन के अंग, प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सीलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल यानी श्वसन नलिकाएं होती है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम यानी गिल द्वारा होता है, जबकि हलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस यानी फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम यानी गिल द्वारा श्वसन करती है, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपने आर्द्र त्वचा यानी नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र, हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी के एक भाग नासा ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र स्थित गांठी द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमयी पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतले लोचदार उपास्थल पल्ले या फ्लैप कंठ छद यानी एपिग्लॉटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नाल एक सीधी नलिका है जो वृक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनी, श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वासनाली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थीय श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भीति युक्त वाहिकीय थैली जैसे संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं में शाखित जाल फेफड़ों यानी लंग्स की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं, एक द्वितीयक फुफ्फुसावरण यानी प्लूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुसावरणी द्रव भरा होता है। ये फेफड़े की सतह पर घर्षण काम करता है। बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली
वक्षीय पर्त के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं एक का भाग चालन भाग, जबकि कुपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग, जिसे हम आदान प्रदान इकाई कहते हैं, रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरिकतः और वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियों और नीचे से गुंबदाकर डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाए। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। अपचय क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना। कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण और रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, जिसे अभिगमन कहते हैं। रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, श्वसन के अंग और मानव श्वसन तंत्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं और गैसों का विनिमय। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था अवकल समीकरण के विशिष्ट एवं व्यापक हल के बारे में।
आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, इस शीर्षक को समझने के लिए हम पहले एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है x² + y² = r²। ये इक्वेशन क्या दर्शा रहा है? ये इक्वेशन दर्शा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि उसका जो सेंटर है वो 0 0 अर्थात ओरिजिन पे है और उसका जो रेडियस है वो एक कांस्टेंट r है। सिमिलरली अगर आपको एक इक्वेशन दिया जा रहा है x² + y² = 2², इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर भी जो हमारा ये जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका जो रेडियस है वो 2 यूनिट का है। सिमिलरली अगर आपको x² + y² = 5² मिले तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस होगा वो 5 यूनिट का होगा। सिमिलरली अगर आपको r की जगह पर अब 7 लिखा मिले तो उसका रेडियस हो जाएगा 7 यूनिट और उसका जो सेंटर होगा सर्कल का वो ओरिजिन पर होगा। अब जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के सर्कल्स मिलते जाएंगे, अर्थात कंसेंट्रिक सर्कल मिलते जाएंगे, जहां पर इन सभी का सेंटर तो ओरिजिन पर रहेगा पर इनकी जो रेडियस की वैल्यूज हैं वो डिफर कर रही हैं। तो दोस्तों, ये जो इक्वेशंस आ रहे हैं ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम उसमें ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक जनरल फॉर्म फाइंड करें जो कि हमारे सभी कंसेंट्रिक सर्कल पर सेटिस्फाई करे, अर्थात वैसा इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमारे सर्कल के सभी मेंबर ऑफ द फैमिली को सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों, ऐसा इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर हम हमारा जो इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो r से फ्री हो जाए। अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2x + 2y dy/dx = 0। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x + y dy/dx = 0। तो दोस्तों, यही वो इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स को, यानी कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगा वो हर तरह के मेंबर्स ऑफ सर्कल के लिए ट्रू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर्कल की फैमिली के लिए ये जो सोल्यूशन है ये उनका एक जनरल सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपको यही ज्ञात करना है, एक जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप चाहें तो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इन सभी के फैमिली का ऐसा इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि सभी मेंबर्स को सेटिस्फाई करे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वक्रों के कुल y = mx को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जबकि m एक स्वेच्छ अचर है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि सभी कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करे। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हमें पूरे फैमिली का रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा जो गिवन इक्वेशन है y = mx, इसे हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड से। तो जब हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा dy/dx = m। अब जब हम ये m की वैल्यू हमारे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा y = dy/dx × x, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा dy/dx x - y = 0। और यही जो इक्वेशन हमारा आया है ये है हमारे सभी पैरामीटर्स से फ्री। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि यही है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन
अर्थात अवकल समीकरण जो कि हम चाहते थे कि हमारे जो वक्रों के कुल है उसको निरूपित करे। तो दोस्तों इसी तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन का। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस b, जिसमें a b स्वेच्छ अचर है, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास जो कर्व दिया गया है वो है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b, जिसका कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि इस कर्व के सभी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर a और b जो है वो है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा उतने टाइम्स तक जिससे कि हमें उसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हट जाए जिस स्टेप में जाकर। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर भी हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b। अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हटा है, तो हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा माइनस a sin x प्लस b। अब जब आप यहाँ पर इसे लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू माइनस y, यानी कि आपकी जो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आई है वो माइनस y के बराबर है। और जब आप इस y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि होगा d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री है, यानी कि यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस गिवन कर्व के फैमिलीज को। तो दोस्तों इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी कि अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है एलिप्स की फैमिली का, जिसका की फोकस है x एक्सिस पर और उसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पर है। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर जिस तरह से अभी तक हमने किया था वही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो जो इक्वेशन होता है एलिप्स का वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब हम 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, अब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा y अपॉन x d2y अपॉन dx2 प्लस x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कुछ इस तरह के रूप में, जो कि है xy मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। और यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपके सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री है, यानी कि यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एलिप्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका कि फोकस एक्स एक्सिस पर होगा और उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेशन में ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए।
यानी कि अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल की फैमिली का, जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन पर। आइए देखते हैं कि इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है ओरिजिन को, वो हो जाएगा 0, a। अर्थात यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल को C से निर्दिष्ट किया जाता है। 0,1 उस कुल के किसी सदस्य के केंद्र के बिंदु के निर्देशांक है। दोस्तों इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हमें सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट देखना होगा कि किस प्रकार से हम वो यहाँ पर ज्ञात कर पा रहे हैं कि जो सर्कल है उसका जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, a। अब जब उसका कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएगा तो यहाँ से हमारे जो सर्कल की इक्वेशन बनती है वो हो जाएगी x² + y - a² = a²। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा x² + y² = 2ay। यहाँ पर a है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन डिफरेंशियल ज्ञात करने के लिए इस a को यहाँ से हटाना होगा और इस a को यहाँ से हटाने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2x + 2y dy/dx = 2a dy/dx। यहाँ से जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x + y dy/dx = a dy/dx, जहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x + y dy/dx dy/dx। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो चलिए अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में, और जब हम इसे हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा x² + y² = 2y × x + y dy/dx dy/dx, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा dy/dx × x² + y² = 2xy + 2y² dy/dx, जहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ रही है 2xy/x² - y²। और दोस्तों यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे सर्कल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि मूल बिंदु x अक्ष को टच कर रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उससे हमारा पूरा इक्वेशन बदल सकता है। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है और किस प्रकार से आप फिर उसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएगा, जिसे आप जरूर हल करें। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारे आज के इस वीडियो में हमने सीखा दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, पशुपालन, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंध, डेयरी फार्म प्रबंध और कुक्कुट फार्म प्रबंध। परिचय। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
भविष्य में कई तकनीकें जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा उत्तक संवर्धन खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधार्य भूमिका निभाएंगे। पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए एक कला है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मत्स्यिकी में मत्स्यों यानी मछलियों, मृदुकवची यानी मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई जैसे प्रॉन, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना यानी शिकार करना, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियां, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। एक गणना के अनुसार विश्व के 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही कम है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों की अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करना होगा। डेयरी फार्म प्रबंध। डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंध है जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। डेयरी फार्म प्रबंध में हम उन संसाधनों तथा तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्ल का चयन तथा उनके रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशु की अच्छी देखभाल जिसमें उनके रहने का अच्छा घर तथा पर्याप्त जल तथा रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेषकर चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य का महत्व सर्वोपरि है। यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिक हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति इस कार्य को देखता है उसके संपर्क में यह उत्पाद सीधे नहीं आते। इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं निरीक्षण का आवश्यकता होती है। इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रता पूर्वक निकालना संभव हो जाता है। पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। कुक्कुट फार्म प्रबंध। कुक्कुट पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है जिसका प्रयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिक रूप से इनमें कुक्कुट, बतख तथा कभी-कभी टर्की और गीज भी शामिल किए गए हैं। बहुधा कुक्कुट यानी पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए ही किया जाता है, परंतु सामान्यतः अन्य पक्षियों का भी मांस इसमें शामिल है। डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंध के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियां, सही आहार तथा जल और सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। आपने टेलीविजन की खबरों तथा अखबारों में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में तो अवश्य देखा, सुना और पढ़ा होगा। इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था।
इसके परिणाम स्वरूप अंडों तथा चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा था। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, पशुपालन, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंध, जिसमें हमने पढ़ा डेयरी फार्म प्रबंध और कुक्कुट फार्म प्रबंध। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्यिकी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने,
पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं
और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।